गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वुमेन रिप्रोडक्शन मानव जनन में कुछ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव यूनिट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र, इसके अंतर्गत जो है मुख्य नर जनन अंग टेस्टिस और जनन क्रिया में सहायक अंग, जिन्हें सहायक जनन अंग कहते हैं, ये मिलकर नर जनन तंत्र बनाते हैं। तो इसमें टेस्टिस है, स्क्रॉटल सैक, वास डिफरेंस, एक्सेसरी ग्लैंड्स, पेनिस, एपिडिडाइमिस, ये सब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। स्क्रॉटल सैक, वृषण कोश। वृषण कोश जो है ये त्वचा का बना हुआ थैली सदृश संरचना होती है, जिसे हम स्क्रॉटल सैक या वृषण कोश कहते हैं। इस वृषण कोश में एक जोड़ी टेस्टिस वृषण उपस्थित होता है, अर्थात ये वृषण कोश जो है संयोजी ऊतक का बना हुआ एक सेप्टम पट के द्वारा दो भागों में विभाजित होता है और प्रत्येक एक भाग में एक एक जो है टेस्टिस वृषण उपस्थित होता है। यदि वृषण आवरण देखें, वृषण कोश के चारों ओर की ये जो भित्ति होती है ये पतली होती है, रोम युक्त होती है और वृषण कोश से दूरस्थ अर्थात दूर का ये जो भाग होता है ये संयोजी ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है तथा सबसे अंदर की ओर जो है अरेखित पेशियों का बना हुआ एक मोटा सबक्यूटेनियस स्तर, सबक्यूटेनियस लेयर होता है और इस सबक्यूटेनियस लेयर को डार्टोस की पेशी कहते हैं। तो प्रश्न आता है कि ये वृषण कोश जो है नर के शरीर के उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, क्यों? तो मानव शरीर का जो सामान्य टेम्परेचर होता है वो जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है और इस वृषण में जो नर युग्मक अर्थात शुक्राणु स्पर्म का निर्माण होता है, इस स्पर्म को सक्रिय बने रहने के लिए इनका टेम्परेचर जो है सामान्य शरीर टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए। इसलिए ये उदर गुहा के बाहर सामने की ओर दोनों पैरों के बीच में एक वृषण कोश लटका रहता है, जो कि दो भागों में एक सेप्टा के द्वारा दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक एक भाग में टेस्टिस उपस्थित होता है। तो ताप का नियमन करने के लिए ये वृषण जो है
शिशु का निर्माण होता है तो यह वृषण जो है ताप नियमन करने के लिए एक वृषण कोश में शरीर से बाहर आकर स्थित हो जाता है। दूसरा, इसमें अब इस वृषण कोश में जो टेस्टिज है, वृषण है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये टेस्टिज जो कि गोल या अंडाकार सा होता है और मनुष्य में टेस्टिज जो है 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है और 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है और लगभग इसका वजन जो है 20 से 25 ग्राम इसका वजन होता है। और ये टेस्टिज जो है वयस्क में उदर गुहा के बाहर जो शिशन होता है पेनिस, उस पेनिस के आधार पर वृषण कोश में बंद रहता है। तो वृषण के बाह्य आवरण क्या है? प्रोटेक्टिव कोट ऑफ टेस्टिज, प्रोटेक्टिव कोट ऑफ टेस्टिज। प्रोटेक्टिव अर्थात सुरक्षात्मक कोट मीन्स आवरण टेस्टिज वृषण के, कि वृषण पर एक मोटा जो है द्विस्तरीय वृषण खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल होता है। इस कैप्सूल के अंदर भीतरी स्तर जो है वह मोटा होता है और इस भीतरी स्तर को हम जो है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया करते हैं। तो ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया ये जो है संयोजी उत्तक वृषण में जो है भरा रहता है, पड़ा रहता है और ये वृषण के उत्तकों को जो है 200 से लेकर 400 तक शंक्वाकार पिंडों में जो है बांट देती है। इस प्रत्येक पिंड में जो है 2 या 3 कुंडलित पतली नलिकाएं होती हैं और इन 2 या 3 पतली कुंडलित नलिका को हम शुक्रजनन नलिका कहते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो है संयोजी उत्तक भरा रहता है। इनमें रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं। इनमें कुछ जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी नलिकाएं पाई जाती हैं अर्थात एंडोक्राइन ग्रंथि पाई जाती हैं। और एंडोक्राइन ग्रंथि जो है एक तरल पदार्थ स्रावित करता है अर्थात हार्मोन्स का स्रावण करता है जिसे हम टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो है ये नर लक्षण का निर्धारण करता है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण का निर्धारण करता है और नर जनन अंगों की वृद्धि का भी ये नियमन करता है। तो सेमिनिफेरस अर्थात शुक्रजनन नलिकाएं कि प्रत्येक सेमिनिफेरस या शुक्रजनन नलिकाएं जो हैं ये पतली होती हैं, कुंडलित होती हैं। इनके चारों ओर जो है संयोजी उत्तक की बनी हुई पतली झिल्ली होती है और इस पतली झिल्ली को हम ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स नलिकाओं के चारों ओर जो पतली झिल्ली होती है उसे हम ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। और इसके अंतर्गत जो है जनन एपिथीलियम का स्तर होता है और इस जनन एपिथीलियम स्तर भी 2 प्रकार के होते हैं अर्थात इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक होता है शुक्रजनन कोशिकाएं और दूसरा होता है अवलंबन कोशिका
आपका सपोर्टिंग सेल या इसे जो है उपचार कोशिका भी कहते हैं, नर्व सेल भी कहते हैं। ये शुक्रजनन कोशिकाएं जो है परिपक्व और विभाजन से शुक्राणु बनाते हैं। तो शुक्रजनन नलिकाओं में जो है विभाजन होता है, उनका परिपक्वन होता है, जिससे शुक्राणु का निर्माण होता है। तो कहते हैं कि शुक्राणु के बनने की क्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, शुक्रजनन क्रिया कहते हैं। और दूसरा जो होता है वो है नर्व सेल या उपचार कोशिका या अवलंबन कोशिका। इन कोशिकाओं को जो है सर्टोनिक कोशिकाएं भी कहते हैं। और ये सर्टोनिक की कोशिका जो है शुक्राणु के पोषण का काम करता है। या जो जनन कोशिका में जो है, जनन कोशिका में विभाजन के पश्चात, परिपक्वन के पश्चात जो शुक्राणु बनता है उसे हम स्पर्मेटेड्स कहते हैं, पूर्व शुक्राणु कहते हैं। तो इस सपोर्टिंग सेल में या उपचार कोशिका में इनकी चारों ओर की भित्ति कटीली होती है और इन्हीं में जो है एक पूर्व शुक्राणु जो होता है वह स्थित होता है। तो ये जो है वृषण। अब वृषण से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ जो है एक कुंडलित ये नलिका दिखाई दे रहा है, जो कि वृषण को ऊपर से, पार्श्व से, नीचे से ढके रखता है। तो यह लगभग ये जो कुंडलित नलिका है इसकी लंबाई 6 मीटर होती है, लेकिन कुंडलित होने के कारण जो है ये 4 से 5 सेंटीमीटर लंबी दिखाई देती है, जो कि वृषण की बात पाई जाती है। तो इसे हम अधिवृषण कहते हैं, एपिडिडाइमिस अर्थात अधिवृषण कहते हैं। और इस अधिवृषण में टेस्टीज, वृषण में बनी हुई स्पर्मेटिड्स जो है वो जाकर अधिवृषण में एकत्रित होता है, अर्थात ये पूर्व शुक्राणु के पोषण का भी कार्य करता है। तो ये अधिवृषण का जो है कार्य है। फिर आगे आता है शुक्रवाहिनी। इसके साथ साथ अधिवृषण में कभी कभी जो है जो स्पर्मेटिड्स है, पूर्ण शुक्राणु है, ये अपघटित हो जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है। तो इसके फलस्वरूप जो तरल पदार्थ बनता है वो विघटित हुए शुक्राणु के तरल पदार्थ का अवशोषण भी इस अधिवृषण में ही होता है। इसके बाद आता है वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस अर्थात शुक्रवाहिनी। तो इस अधिवृषण से लगभग 45 सेंटीमीटर लंबी एक पतली नलिका निकलती है, जिसे हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्रवाहिनी जो है शुक्राणु को अधिवृषण से बाहर ले जाने का कार्य करता है। इस शुक्रवाहिनी नलिका की भीतरी दीवार में जो है क्रमानुकुंचन अर्थात तरंगक गति होता है, और इस तरंगक गति के कारण जो है ये स्पर्म अधिवृषण से शुक्राणु और शुक्राणु से आगे बाहर की ओर जाता है। फिर ये शुक्रवाहिनी जो है जिस थैलेकार संरचना में खुलता है उसे हम शुक्राशय कहते हैं। इस शुक्राशय की दीवार से जो है चारों ओर से कुछ तरल पदार्थ में स्रावित होते हैं और तरल पदार्थ युक्त शुक्राणु को हम सीमेन कहते हैं। इस
प्रोस्टेट ग्लैंड्स कहते हैं। इसी प्रोस्टेट ग्लैंड्स के पार्श्व में पीछे की ओर जो है कार्पस ग्रंथियां भी पाए जाते हैं। ये प्रोस्टेट ग्रंथि से जो तरल पदार्थ स्रावित होता है वो यहाँ पर जो है जो सीमेन आता है शुक्रवाहिनी नलिका में यूरेथ्रा में जो जाकर मिलते हैं, तो इस सीमेन में प्रोस्टेट द्रव जो है मिल जाता है, जो कि एक विशेष गंध देने का काम करता है। इसके साथ साथ जो है वृद्ध व्यक्तियों में जो है एक प्रोस्टेट ग्रंथि अवस्था बढ़ने पर यदि बढ़ जाती है, इस पर जो फैट चर्बी का जमा हो जाता है, तो मूत्र त्यागने में भी परेशानी होती है, जिसको जो है शल्य क्रिया के द्वारा ऑपरेट करके जो है इस ग्रंथि को ही निकाल दिया जाता है और फिर आगे चलकर जो है इस शुक्रवाहिनी नलिका यूरेथ्रा जो कि 2 से 3 सेंटीमीटर लंबे नली होती है उसमें खुलता है और ये यूरेथ्रा अर्थात मूत्र मार्ग जो है ये मूत्र मार्ग आगे की ओर जो है जो पेनिस है, शिशन है, इस शिशन के द्वारा जो है मूत्र जनन छिद्र के द्वारा जो है बाहर की ओर खुलता है। तो इस प्रकार से जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है विस्तृत रूप से रहा। शेष फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम